हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 24। वो मेरी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी खामोशी के पीछे का राज उसकी मासूम आंखों में दिखता है। इसलिए ऐसी बकवास ना खुद के दिमाग में रख, ना ही कॉलेज में फैला, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को इग्नोर कर दूंगा, लेकिन शालू इन चीज़ों में बहुत सेंसिटिव है। ज़्यादा ध्यान हमारे रिश्ते पर देने से अच्छा है अपना काम करो। दोस्ती जैसे पाक और पवित्र रिश्ते को तुम जैसे डबल माइंडेड कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी में जिससे प्यार करूंगा वही मेरी हमसफर बनेगी। कहकर आदित्य ने अपना बैग उठाया और एक नजर अतुल को घूरकर शालिनी की क्लास की तरफ बढ़ गया। इधर शालिनी वॉशरूम में अपना सिर पकड़े खड़ी थी। आंखों के आगे उस रात का बीता हर मंजर घूमने लगा। कैसे मैंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, कहते हुए वो बीते दिनों की हर कड़ी को जोड़ने लगी। उसकी होती उल्टियां और खराब तबीयत, उसके बाद पीरियड्स मिस हुए थे, इन सब का तो बस एक ही मतलब हो सकता था। वो ये सब सोच ही रही थी कि वॉशरूम का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। उसने जल्दी से खुद को आईने में देखा। अपनी हरी आंखों में फैली लालिमा देखकर उसने एक बार फिर पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे और खुद को सामान्य करके बाहर निकल गई। वो खोई हुई सी चल रही थी। तभी कॉरिडोर में आते आदित्य से वो एकदम से टकरा गई। आदित्य ने उसके कंधों से पकड़कर उसे संभाला तो वो आदित्य से दूर होते हुए बोली, सॉरी आदि, वो ध्यान कहीं और था। वही तो मैडम, कल से तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। क्या हुआ, किसी बात से परेशान हो? मतलब अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं यार, शालिनी ने झल्लाते हुए कहा तो उसने अपने हाथ आगे करके मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके इट्स ओके। जब लगे कि मैं तुम्हारा पास जाने के लिए एप्लीकेबल हूँ तब बताना। फिलहाल चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहते हुए उसने शालिनी का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ गया। वहीं पीयूष जब अपने कैबिन में आया तो अपने मोबाइल में श्रुति का कॉल देखकर उसने जल्दी से श्रुति को कॉल किया। सामने से पूरी रिंग जाने के बाद भी किसी ने कॉल पिक नहीं किया तो उसने वहीं रखे टेलीफोन से किसी को कॉल किया। अगले 2 मिनट बाद तिथि उसके सामने थी। तिथि, यहाँ तुम फाइल वर्क संभाल लो, मैं घर जा रहा हूँ। शायद आने में मुझे देर लगेगी तो तुम चली जाना समय से। ओके सर, कहकर तिथि साइड हट गई तो मयंक को कॉल करते हुए पीयूष तेजी से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो बोली कि सर कभी मुस्कुराते नहीं क्या? इनको सामने देखकर ही सामने वाले की बत्ती गुल हो जाए। हेलो मयंक, सुन। हाँ बोल पीयूष, तू इस समय कहाँ है और श्रुति तेरे साथ है? मैं तेरे घर पर हूँ और श्रुति भी घर पर ही है। मयंक आगे कुछ बोलता उससे पहले पीयूष ने कॉल कट कर दिया। मयंक ने अपना फोन देखकर सिर हिला दिया और फिर से किसी सोच में गुम हो गया। मयंक हॉल में बैठा था। उसके कपड़े थोड़े सूख गए थे और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, अगर आज उसे पहुंचने में देर हो जाती तब। वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। श्रुति का रोता चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था और उतना ही गुस्सा उसे आ रहा था उन लड़कों पर। तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो पीयूष को देखकर वो हैरान रह गया। वहीं पीयूष ने उसे एक तरफ करते हुए कहा, श्रुति कहाँ है? अपने कमरे में है वो। उसने जब कहा तो अगले ही पल मयंक को ध्यान आया कि अगर पीयूष को पता चला तो उन लड़कों का क्या होगा। नहीं, पीयूष के गुस्से का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। पीयूष ने तेजी से श्रुति के कमरे का दरवाजा खोला और श्रुति को सोते देख उसे सुकून पहुंचा, वरना ना जाने क्यों वो इतनी टेंशन ले रहा था। श्रुति को देखकर उसे कुछ तो अजीब लगा। अमूमन वो कभी भी दिन में सोते समय चादर नहीं ओढ़ती थी और ये समय तो कॉलेज जाने का था, तो वो घर पर क्या कर रही है? उसने श्रुति को देखा, तभी उसकी नजर उसकी कलाई पर गई जो नीली पड़ चुकी थी। उसने उसकी कलाई को छुआ ही था कि नींद में ही श्रुति सिहर गई। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगा जो कुछ पल पहले हुआ था। भाई! वो चीखते हुए उठ बैठी तो दरवाजे तक पहुंचा पीयूष उसके पास आ गया। उसे गले लगाकर वो शांत कराने लगा। भाई, भाई वो लोग बहुत गंदे हैं भाई, वो फिर आ जाएंगे। कोई नहीं है यहाँ श्रुति, शांत हो जा, तेरा भाई है ना यहाँ। पीयूष उसका सिर सहलाने लगा तो उसके स्पर्श से श्रुति ने अपनी आंखें खोली। पीयूष को अपने सामने देखकर वो उसे पकड़े रोने लगी। मुझे बता श्रुति, क्या हुआ है? कौन लोग तुझे परेशान कर रहे थे? मुझे बताएगी ना? उसने श्रुति से अलग होते हुए पूछा तो एक बार फिर सारा मंजर आंखों के सामने घूम गया। तब तक कमरे के दरवाजे पर मयंक आकर खड़ा हो गया था। उसने कुछ बोलना चाहा ही था कि पीयूष ने उसे अपनी सर्द आंखों से देखते हुए हाथ दिखा दिया। मयंक शांत हो गया। वो जानता था कि आज वो भाई बहन के बीच में बोला तो काफी कुछ गलत हो जाएगा। सिसकते हुए श्रुति जैसे जैसे उनकी हरकतों के बारे में बता रही थी, पीयूष के हाथ की मुट्ठी बनती जा रही थी। वो कितने गुस्से में है उसका अंदाजा उसके हाथ की दिखती नसों से लग सकता था। जैसे जैसे श्रुति बता रही थी पीयूष की आंखों में गुस्से की लालिमा फैल रही थी। वो बोल ही रही थी कि पीयूष की नजर उसकी गर्दन पर लगे खरोच पर गई। उसने गुस्से में अपनी आंखें भींच ली। अगले ही पल उसने आंखें खोली और वहां से दवाई लेकर श्रुति के टखने और कलाई पर लगाते हुए कहा,
भरोसा रख श्रुति, उन सबको बर्बाद करके रख दूंगा। इतना तो भरोसा है ना अपने भाई पर। श्रुति ने हाँ में सिर हिला दिया तो उसे लेटाते हुए वो बोला, तो चैन से सो जा, और जिन्होंने पीयूष ओबरॉय की बहन का सुकून छीनने की कोशिश की है उसे मैं बद से बदतर सजा दूंगा। कहते हुए वो उसे प्यार से थपकी देने लगता है। श्रुति भी सुकून से सो गई। पीयूष को जब यकीन हो गया कि श्रुति सो गई है तो उसको चादर उड़ाते हुए उसने एसी का टेम्परेचर कम किया और वहां से श्रुति को देखते हुए निकल गया। पीयूष वहां से निकलने लगा। मयंक भी उसके पीछे निकलने लगा तो पीयूष ने उसे देखा तो मयंक ने अपनी जेबों में हाथ डालते हुए पीयूष की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, उन्हें सजा तू अकेले नहीं देगा, मैं भी तेरे साथ हूँ। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है मेरी श्रुति पर नजर डालकर। शालिनी किसी गहरी सोच में खोई थी। अगर जो वो सोच रही है वो सच निकला तो क्या करेगी वो। उसके सामने रखी चाय ठंडी पड़ गई थी। वहीं आदि के बुलाने से वो वर्तमान में आई। उसने आदि को देखकर कहा, हाँ क्या बोल रहे थे तुम? यही कि कहाँ खोई हो, तुम्हारी चाय पानी बन चुकी है। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। चलो अब घर चलते हैं, वैसे भी लेक्चर नहीं है। कहकर वो खड़ी हुई। आदि भी खड़ा हुआ। दोनों कैंटीन से बाहर आए। शिमला की ठंडी हवाएं उन्हें छूकर जा रही थी। शालिनी ने अपने बाल एक रबर बैंड में बांध रखे थे जिन्हें बिल्कुल इजाजत नहीं थी शालिनी को परेशान करने की। शालिनी आदि से कुछ कदम आगे थी। वो थोड़ा पीछे चलते हुए अपने कानों पर हेडफोन्स लगाए सॉन्ग सुनते हुए चल रहा था। चलते चलते उसे ध्यान नहीं रहा कि कब वो शालिनी के बराबर में आ गया। शालू को एकदम से अपना सिर घूमता हुआ सा महसूस हुआ। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें बोझिल हो रही थी मगर उसने आदि की बाह पकड़कर खुद को संभाल लिया। तुम ठीक हो ना शालू? उसने कुर्सी पर उसे बिठाकर पानी की बोतल आगे करते हुए कहा तो पानी पीकर शालिनी ने हाँ में सिर हिला दिया और अपना सिर कुर्सी के पीछे टिका लिया और गहरी सांसें लेने लगी। मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना होगा, उसने मन ही मन खुद से कहा और आदि की तरफ देखकर बोली, आदि प्लीज तुम जाओ, मुझे अभी याद आया लाइब्रेरी में काम है मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं, लाइब्रेरी तुम कल जाना, अभी घर चलो, समझी? उसके ऐसे जिद करने पर शालिनी सिर हिलाते हुए जाने के लिए खड़ी हो गई। घड़ी में 6 बज रहे थे और शालिनी के हाथों में एक बुक थी मगर ध्यान कहीं और ही था। नीचे कॉलोनी के गार्डन से आते शोरगुल की आवाज सुन उसको बाहर टहलने का मन हुआ। वैसे भी वो जब से यहाँ आई थी कभी गार्डन में गई ही नहीं, या यूं कहो उसने जिंदगी वापस जीना ही नहीं चाहा। शायद गिने चुने लोगों के सामने वो मुस्कुराती भी थी, वरना उसकी मासूमियत पर गंभीरता और संजीदगी की परत चढ़ गई थी। घर का दरवाजा बंद करते हुए स्लीपर पैर में डालते हुए वो बाहर निकली तो उसके लब मुस्कुरा दिए। वही पीयूष की कार उस पहाड़ी पर थी। लबों पर दिलकश मुस्कान लिए वो डूबते हुए सूरज को देख रहा था। बोनट से टिककर हाथ बांधे मयंक उसे देख रहा था। हवा की वजह से उसके बाल बिखरे थे। चेहरे पर इस समय हमेशा रहने वाली मुस्कुराहट और संजीदगी की जगह सख्ती ने ले ली थी। पीयूष का एक हाथ पैंट की जेब में था तो दूसरे हाथ में वो लाइटर घुमा रहा था। आसमान में फैली लालिमा उसकी आंखों में भी फैली थी मगर होठों की मुस्कुराहट कायम थी। तभी पीछे से काले कोट और काली पैंट में एक आदमी आकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ थे, उसके बाल सेट थे और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने पीयूष को देखकर कहा, काम हो गया बॉस। उसकी बात पर पीयूष के हाथ में घूमता लाइटर रुक गया और चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसने पलटकर उस आदमी को देखकर मानो आंखों से ही जाने का इशारा कर दिया तो वो आदमी सिर झुकाए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद एक तिरछी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेरते हुए वो बोला, गुड, अब आएगा मजा। इधर तिथि को ऑफिस से निकलते निकलते 8 बज चुके थे। कैब के लिए वो ऑफिस के बाहर ही रुकी थी। आखिर देर होते देख वो झल्ला गई। अपना बैग सही करके अपने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखने लगी। आज पीयूष नहीं था जिस वजह से उसे निकलने में देर हो गई थी। उसने एक ठंडी आह छोड़ी और वहीं हाथ बांधे कैब के आने का इंतजार करने लगी। क्या भैया, कितनी देर? अरे इसलिए पहले कैब बुक कर लिया था ताकि समय से आ जाओ, लेकिन नहीं, आप लोगों को भी ना, जब देरी होती है तो पूरी दुनिया एक साथ देर कराने पर तुली रहती है। अब प्लीज फटाफट चलिए, वैसे भी काफी देर हो गई है। कैब में बैठी वो अपनी सारी झल्लाहट कैब ड्राइवर पर उतारने के बाद अपने बालों को समेटकर मिरर से सिर टिकाए बैठ गई। इस बीच उसके दिमाग में चल रही सारी बातों को एक तरफ करते हुए उसने फोन निकाला और देखा तो बैटरी लगभग डेड ही होने वाली थी। उसने निराशा में सिर हिला दिया और फोन को वापस अपने बैग के हवाले कर दिया। तभी झटके से कैब रुकी तो उसने मिरर खोलकर बाहर देखा। हे भगवान, इतना लंबा ट्रैफिक जाम, यहाँ से निकलने में ही 1 घंटा बीत जाएगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। कहते हुए वो वापस सिर अंदर करके बैठ गई। 10 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी तो वो भन्ना उठी और अपने बैग से पैसे निकालते हुए कैब ड्राइवर को देते हुए बोली, लीजिए भैया,
अब मैं चली, पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया था। कहते हुए वो बाहर निकली। एक दफा ड्राइवर को देखकर बोली, और मुझे आपसे उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए माफी, लेकिन उस वक्त मैं परेशान थी। कहकर वो वहां से पलट कर चली गई तो ड्राइवर उसे पुकारते हुए बोला, अरे लेकिन मैडम। लेकिन शायद उस शोर शराबे में तिथि के कानों तक वो आवाज नहीं पहुंची। तेजी से बढ़ते हुए तिथि बार बार समय देख रही थी। आखिर वो उस मोहल्ले के बड़े से गेट के अंदर आ गई। एक घर के बाहर उसके कदम रुके। ऐसा नहीं था कि स्वभाव से वो चिड़चिड़ी या गुस्से वाली थी, मगर आज परिस्थिति ऐसी थी कि उसे गुस्सा आ गया। यही सब सोचते हुए उसने उस घर के बाहर लगी डोरबेल बजाई। जैसा कि उसको उम्मीद थी, एक बुजुर्ग और उम्र दराज औरत ने दरवाजा खोला। आ गई मेरी बच्ची, कितनी थकी हुई लग रही है। उसने अपने बालों पर जब एक ममतामयी स्पर्श महसूस किया तो उसकी सारी थकान एक पल में गायब हो गई। उसने अपना बैग एक तरफ रखते हुए उस उम्र दराज औरत से गले लगते हुए कहा, हाँ नानी, आज सच में बहुत ज्यादा थक गई। उसकी नानी कुछ बोलती उससे पहले एक गरजती हुई सी आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर उसकी नानी मुंह बनाते हुए बोली, आ गई मेरे सुकून की दुश्मन। इसे जरा सा भी चैन नहीं, कम से कम अपना नहीं तो मोहल्ले का ख्याल करके ही सही शांत रह जाया करे, पर नहीं। उसने नानी को आंखें दिखा दी तो वो चुप हो गई। तभी एक औरत कमरे से बाहर आई। तिथि को देखकर वो मुंह बनाकर बोली, बस आ गई ना अपना काम करके, तो अब घर का काम कौन करेगा, मैं। चलो वैसे भी काफी देर हो गई, पूरी रसोई बिखरी पड़ी है तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारे पापा गुस्सा कर रहे थे, उन्हें टाइम से खाना चाहिए रहता है, मगर नहीं, यहाँ तो सबको आराम से घर पर आना है। माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी सारा खाना बना देती हूँ। कहकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं नानी उस औरत को देखते हुए अंदर जाते हुए बोली, कल मुंही कहीं की पनौती, हमारे घर में जब से आई है पूरा परिवार तोड़ दिया है। अभी दिन भर की थकी हारी मेरी बच्ची आई, उसे फिर काम पर लगा दिया। शर्म भी नहीं आती इसे। नानी की आवाज उस औरत के कानों में पूरी तरह पड़ रही थी। उस औरत ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, ये बुढ़िया भी ना जाने कौन सा अमृत का घूंट पीकर आई है, जो अभी तक मर भी नहीं रही, खाली जुबान चलाने बोल दो दिन भर। थोड़ी देर बाद थकी हारी वो कमरे में पहुंची तो निढाल से बिस्तर पर पड़ गई। उसके सिर को हल्के हाथ से दबाते हुए नानी बोली, शर्म भी नहीं आती सुमन को, देखो इतनी थक गई मेरी बच्ची, पर मजाल है जो एक गिलास पानी भी दे दिया हो। उनकी बात सुनकर तिथि उनकी गोद में सिर रखकर आंखें बंद करते हुए बोली, बस नानी, माँ है वो मेरी, अगर मैंने ही खाना बना दिया तो क्या हो गया, दिन भर तो करती है ना वो काम। कुछ काम वाम नहीं करती, वो बाई आकर करके जाती है, और तू ही बस माँ माँ की रट लगाए है। वो तुझे कभी भी अपना सगा नहीं मान सकती, आखिर सौतेली माँ है वो। कितना भी प्यार ढूंढ ले उसके दिल में, लेकिन उसके अंदर नफरत ही भरी है तेरे लिए। उनकी बात सुनकर तिथि ने सिर हिला दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस बात को नकार भी नहीं सकती थी। उसने सुमन में हमेशा अपनी माँ को ढूंढा, उसका प्यार पाना चाहा, मगर वो ममता और वो प्यार उसे कभी मिला ही नहीं। अपने पापा को तो वो लगभग खो ही चुकी थी। सुमन के आने के बाद बस उसकी दुनिया नानी से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होती थी। उसके पापा और नानी की प्रॉपर्टी की वजह से सुमन नानी को झेल रही थी, वरना तिथि और नानी दोनों ही शायद उस घर में नहीं होते। अपने ख्यालों से वो बाहर आई और समय देखा, फिर नानी के साथ बाहर आ गई, जहाँ सुमन उसके पापा अजय सिन्हा को खाना परोस रही थी। बिना कुछ बोले वो दूसरी तरफ बैठ जाती है। नानी भी उसी के पास बैठ जाती है। खाना खाने के बाद वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इस बीच मानो उसे अपना घर ही काटने को दौड़ रहा था। वहाँ नानी के सिवाय उससे कोई बात नहीं करता था, या जो करता भी था वो सिर्फ अपना हुक्म सुना देता था। यही सब याद करते करते कब वो कमरे में आ गई और नानी के प्यार भरी थपकियों से सो गई, उसे पता भी नहीं चला। क्या होगा शालिनी का फैसला? क्या सच हो जाएगा उसका डर? क्या किया मयंक और पीयूष ने? शालिनी कभी माफ करेगी पीयूष को? और कितने समय तक रहेगी इनकी दूरी? क्या कुछ होगा इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।